न पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। तो आज बच्चों हम लोग बात करेंगे चैप्टर 4 क्लास 10th मैथमेटिक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण बच्चों। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं चैप्टर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि बच्चों आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है चैप्टर 1, 2, 3 की, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं बच्चों। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के चैप्टर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। तो बच्चों हेडिंग लगाएंगे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि हिंदी में बच्चों कहते हैं इसको द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बच्चों, द्विघात समीकरण होता क्या है? तो इसका बच्चों स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट होता है कुछ इस तरह से होता है बच्चों। एक ऐसा समीकरण, एक ऐसा समीकरण जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है, के रूप का होता है, द्विघात समीकरण कहलाता है बच्चों। द्विघात समीकरण कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो आई इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों। बच्चों ध्यान देंगे जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 बच्चों, यहां पे क्या होगा? a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर बच्चों a 0 हो जाएगा तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होने से पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो x स्क्वायर ही गायब हो जाएगा इक्वेशन से। अगर ऐसा बच्चों हो गया तो ये केवल लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण रह जाएगा, द्विघात वाला बात खत्म हो जाएगा। तो केवल ये रैखिक बन जाएगा, जिसको हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के हम लोग बच्चों आए हैं। द्विघात समीकरण यानी कि आपका हो जाएगा एक चर वाला रैखिक समीकरण, जो 9th में था हमारा और 10th में था चैप्टर 3 में, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान देंगे, अगर क्वाड्रेटिक बच्चों इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो उसमें a पहली बात तो 0 नहीं होगा। इतनी बात बच्चों समझ में आई आपको? अब आप ध्यान देंगे यहाँ पे, और जो a है, b है और c है बच्चों, ये क्या है? नियतांक है। नियतांक बच्चों क्या होते हैं? तो बोलेंगे कांस्टेंट होते हैं इंग्लिश में, इसे कहते हैं कांस्टेंट, यानी कि ये प्योर नंबर होंगे, जैसे 1, 2, 3 इस तरह से। बोलो बात समझ में आई यार? अब अगर हम बात करें बच्चों आगे, तो x जो होता है ये वेरिएबल होता है, यानी कि चर होता है। क्या होता है बच्चों? चर होता है कि वेरिएबल होता है। x क्या है बच्चों? वेरिएबल है, चर है। और abc को हम लोग अचर भी कह सकते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट नियतांक यानी कि अचर हो सकता है, अचर भी कह सकते हैं इसको। बोलो बच्चों यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर कोई बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बच्चों बात कर रहे हैं तो कम से कम उसमें x स्क्वायर वाली टर्म तो कम से कम उसमें होनी चाहिए। अगर x स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों नहीं कह सकते। आइए कुछ एग्जाम्पल लेके इसको समझने का प्रयास किया जाए। जैसे हमने बच्चों यहाँ एग्जाम्पल लिया, सबसे पहला उदाहरण जैसे लिख लिया बच्चों x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब बताएंगे आप क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो कहेंगे हाँ सर बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर वाला टर्म है, यानी कि यहाँ पे 1x स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं,
और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है बच्चों क्या है 1 है। एक्स का गुणांक क्या है बच्चों 2 है कोफिशिएंट, और कांस्टेंट टर्म क्या है 3 है। बच्चों यहाँ पहली बात तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपसे पूछेंगे ए की वैल्यू क्या है बी की वैल्यू क्या है, तो इसके लिए आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से बच्चों इसको कंपेयर करना पड़ेगा, तुलना करनी पड़ेगी, है ना। अब इसके बाद आप यहां से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आपको 1 मिलेगी और बी की वैल्यू आपको यहां से 2 मिलेगी और बच्चों सी की वैल्यू यहां से आपको 3 मिलेगी। तो इस तरह से बच्चों आप ए बी और सी की वैल्यू कंपेयर करके निकाल भी सकते हैं और आप बता भी सकते हैं कि द्विघात है कि नहीं है, क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। आइए एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं और बात को समझते हैं। देखो बच्चों, अगर हम कहते हैं आपसे क्या ये x + 3 द्विघात है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, ये केवल रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है। बच्चों ये द्विघात नहीं है ना, ये कैसा है, ये रैखिक है। अगला एग्जाम्पल बच्चों लेंगे, जैसे मान लो ले लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 3, बोलो ये द्विघात है कि नहीं है द्विघात समीकरण बच्चों, तो आप कहेंगे सर ये द्विघात है क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म है। आप तो कहेंगे सर इसमें x तो नहीं है, तो x बच्चों हो या ना हो, उसके होने से या ना होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल x स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए। अगर बच्चों यहाँ पे ये भी क्वाड्रिक इक्वेशन आपका होगा, बच्चों अगर इसमें x का टर्म आपको लिखना ही है, आपका अगर मन नहीं मान रहा तो ऐसे कर लो x स्क्वायर प्लस 0x + 3 है ना, मतलब x का कोफिशिएंट बच्चों क्या है, x का गुणांक 0 है कि नहीं, x का गुणांक क्या है 0 है कोफिशिएंट। अगर बच्चों यहाँ हम कहें आपसे कि a b c की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू 3 है। अगर बच्चों आगे बढ़े हम और एग्जांपल लें इसमें, तो आपसे कहेंगे सर बताओ ये क्या जो हमारा एक्स स्क्वायर है, मान लो 5x स्क्वायर है, क्या ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो आप कहोगे सर बिल्कुल है, क्योंकि हमने कहा केवल एक्स स्क्वायर वाला अगर अकेला भी है तब भी क्वाड्रेटिक कहलाएगा, द्विघात कहलाएगा। देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका x वाला टर्म भी 0 है और कांस्टेंट टर्म बच्चों भी 0 है, यानी कि ना तो आपका अचर पद है यहाँ पे और ना ही आपका ये x वाला गुणांक है। तो बच्चों यहाँ a की वैल्यू तो 5 है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू भी 0 है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों। तो इस तरह से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचान सकते हैं और उसको देख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों मिनिमम जो टर्म होंगे कितने होंगे 1 होगा। तो बच्चों यहाँ देख सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिनिमम नंबर ऑफ टर्म जो होता है 1 होता है। देख लो केवल एक टर्म यहाँ 5x स्क्वायर है। और बच्चों किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म जो होंगे वो 3 होंगे। देखो 1 2 3। तो बच्चों क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि किसी द्विघात समीकरण में न्यूनतम पदों की संख्या 1 होगी और अधिकतम पदों की संख्या 3 होगी। तो इसको आप जो है पहले नोट करेंगे। तो यहाँ हम लिख रहे हैं, इसको नोट करिएगा आप ध्यान से कि किसी द्विघात समीकरण में न्यूनतम पदों की संख्या क्या होगी बच्चों, तो आप कहेंगे 1 होगी। मिनिमम नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे, पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। किसी द्विघात समीकरण में न्यूनतम पदों की संख्या यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ टर्म इन एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना होगा 1 होगा। और दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है पूछेगा आपसे कि द्विघात समीकरण में अधिकतम यानी कि मैक्सिमम अधिकतम पदों की संख्या क्या होगी, अधिकतम पदों की संख्या क्या होगी। तो आप कहोगे सर यहाँ शायद दिख नहीं रहा बच्चों, तो यहाँ लिख देते हैं आपको। अधिकतम पदों की संख्या जो है वो होगी आपकी 3। बोलो हाँ या ना यार, बात समझ में आई कि नहीं आई।
तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म होंगे 3। देख लो मैक्सिमम कहाँ होगा, देखो एक्स स्क्वायर वाला होगा, एक्स वाला होगा और कांस्टेंट वाला होगा। तो मैक्सिमम 3 टर्म होंगे बच्चों। और मिनिमम की बात करें तो ऐसा देखो 5x स्क्वायर जैसे है, तो इसमें केवल एक टर्म है लेकिन एक क्वाड्रेटिक है। तो बच्चों मिनिमम एक टर्म है और मैक्सिमम क्या है, 3 टर्म यहाँ हो सकते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि मिनिमम कितने टर्म होंगे और मैक्सिमम कितने टर्म होंगे। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। तो आइए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। आइए बच्चों शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.1 बच्चों है ये एक्सरसाइज 4.1 पहला हमारा एक्सरसाइज है। करा बच्चों चेक वेदर द फॉलोइंग गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। यानी बच्चों आपको जांच करना है कि दिए गए जो समीकरण यहाँ पे हैं ये द्विघात है कि नहीं बच्चों। तो अभी हमने आपको समझाया है इतनी देर कि क्वाड्रेटिक होता क्या है, जब बच्चों कम से कम एक्स स्क्वायर वाली टर्म अगर बच जाएगी तो क्वाड्रेटिक कहलाएगा। तो सबसे पहले बच्चों इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और अगर सिंप्लीफाई होने के बाद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्मेट का होगा बच्चों तो इसे द्विघात कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, है ना, लग जाएगा ना। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बच्चों 2ab और बराबर में 2 का बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे x में 2x माइनस 2 3 जा बच्चों 6 होगा। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पे 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब आप ध्यान देंगे तो आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बच्चों 1 का स्क्वायर 1 होगा और उधर माइनस 6 है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस 6 हो जाएगा और बराबर 0 बच्चों। अब इसको बच्चों और सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0 आ गया। अब बच्चों यहाँ आप ध्यान देंगे तो इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म है। अगर बच्चों द्विघात वाली बच्चों टर्म है तो इसका मतलब बच्चों ये द्विघात समीकरण है, बोलो हाँ या ना। बच्चों यहाँ ध्यान देंगे आप, यह एक द्विघात समीकरण है, लिखोगे आप इसका आंसर, यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है बच्चों, है ना। और बच्चों अगर आपसे हम पूछ लें कि इसमें x का कोफिशिएंट क्या होगा तो आप कहोगे 0 होगा। क्यों? क्योंकि x वाला है ही नहीं है। अब बच्चों जिसमें x है ही नहीं है उसका गुणांक क्या होगा, 0 होगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे अगर आपसे कहें कि इसको कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो यहाँ a की वैल्यू 1 आएगी और b की वैल्यू बच्चों 0 आएगी और c की वैल्यू कितना आएगी 7 आएगी, है ना। b 0 क्यों हुआ सर? क्योंकि x वाला गुणांक यहाँ पे नहीं है। इतना आपसे नहीं पूछा गया यहाँ पे सवाल में, केवल आपको बताना है क्वाड्रेटिक है कि नहीं। हम तो यहाँ पे आपको समझा रहे हैं कि ABC कैसे निकालेंगे आगे, क्योंकि आगे निकालने को भी काम में आएगा आपसे, है ना। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? एक सवाल बच्चों और करेंगे इस पे, उसके बाद फिर आपको जो है होमवर्क दिया जाएगा, है ना, इसको करने के लिए। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है ना, बोलो हाँ या ना यार। तो आओ बच्चों देखते हैं यहाँ पे इसका पार्ट नंबर 5, है ना। एक पार्ट बच्चों और करते हैं, आइए इसको चेक करते हैं कि द्विघात है कि नहीं बच्चों। पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से करने की बच्चों कोशिश करेंगे और उसके बाद हमारे सोल्यूशन से मैच करेंगे, बोलो हाँ या ना। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों इसको LHS को अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे और HS को अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। आओ शुरू करते हैं बच्चों। 2x का गुणा x में करेंगे 2x स्क्वायर आएगा, बोलो हाँ या ना। बच्चों इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2x का x में 2x स्क्वायर, फिर बच्चों 2x का 3 में करेंगे तो 2 3 जा -6 बच्चों होगा। फिर बच्चों यहाँ -1 का x में करेंगे, है ना, किसका -1 का x बच्चों -6 होगा और -1 और -3 बच्चों +3 होगा, बोलो हाँ या ना यार। ठीक है आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों x का मल्टीप्लाई x में करेंगे x स्क्वायर होगा, x का 1 में करेंगे -x होगा। बच्चों 5 का x में करेंगे +5x होगा और बच्चों +5 का -1 करेंगे तो -5 होगा, बोलो हाँ या ना। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपका क्या हुआ, 2x स्क्वायर ये रहेगा ही रहेगा
बच्चों -6x और -x मिलकर हो जाएगा -7x, और ये प्लस का 3 है और इक्वल टू में x²। बच्चों यहाँ ध्यान देंगे आप, प्लस का 5x में से माइनस का x घटेगा तो प्लस का 4x आएगा और माइनस का 5 आएगा। अब देखो बच्चों 2x² में से उधर से x², देखो बच्चों सबको इधर ला लो पहले ना, सारे RHS वाले को LHS में उठा लाओ। देखो बच्चों 2x² -7x प्लस 3 ऐसे ही लिखा है, उन सबको इधर लाएंगे, साइन माइनस हो जाएगा सबका ना, साइन चेंज होगा, तो x² माइनस में 4x और प्लस में बच्चों 5 होगा। क्यों सर? क्योंकि उधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना। अब 2x² में से बच्चों x² घटाएंगे कितना आएगा? x² आएगा। अब बच्चों यहाँ -7x और -4x जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा बच्चों, 7 4 11x हो जाएगा। और देखो प्लस का 3 बच्चों प्लस का 5 जोड़ेंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना यार। अब बताओ ये बच्चों क्वाड्रेटिक है कि नहीं है द्विघात? तो यहाँ बच्चों साफ साफ दिख रहा है कि x² की टर्म है, तो इसका मतलब बच्चों क्या है, ये क्वाड्रेटिक है। बोलो हाँ या ना, तो कहोगे आप हाँ। अब ये क्वाड्रेटिक है तो बच्चों लिखोगे यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है बच्चों, ठीक है ना। यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलो हाँ या ना यार। अब बच्चों आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब बच्चों इसका जो आप रिमेनिंग पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे, और अगर कोई समस्या आती है तो आप वीडियो में कमेंट करेंगे, कोशिश करेंगे हम लोग कि उसको आपको सॉल्व किया जाए। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है। कह रहा है बच्चों आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है बच्चों, एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल बच्चों यानी एरिया जो है 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है, और बच्चों उसकी लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है ना। लेंथ जो है उसके ब्रीथ के ट्वाइस से 1 ज़्यादा है। तो बच्चों कह रहा है कि आपको आयताकार भूखंड का लंबाई और चौड़ाई का मान आपको निकालना है, ठीक है बच्चों। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। कैसे निकालेंगे यहाँ पे? तो आपको बच्चों कह रहा है कि यहाँ पे आपको केवल बच्चों ध्यान देंगे, सवाल में कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको यहाँ पे द्विघात समीकरण बना के छोड़ देना है बच्चों, यहाँ पे हल नहीं करना है लंबाई चौड़ाई, आपको केवल समीकरण बना के छोड़ देना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे आप, एक जो है रेक्टेंगुलर बच्चों प्लॉट बना लेंगे यहाँ पे, और सबसे पहले कह रहे कि लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो बच्चों लंबाई और चौड़ाई की बात कही गई है, तो एक को x मान लेते हैं, एक को y मान लेते हैं। बोलो हाँ या ना। बच्चों अगर हम मान ले यहाँ पे कि बच्चों लंबाई आपकी अगर यहाँ पे चौड़ाई x है, बच्चों देखो अगर हम मान ले कि चौड़ाई x है तो लंबाई क्या होगी, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक लंबाई है ना, तो लंबाई हो जाएगी 2x + 1। कैसे होगा बच्चों? देखो इसने कहा जो लंबाई है बच्चों क्या है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है बच्चों, यानी कि अगर चौड़ाई आपने मानी है x तो x का 2 गुना 2x होगा, और उसमें 1 अधिक करेंगे तो 1 होगा प्लस करके, तो लंबाई बच्चों आ गया आपका 2x + 1। बोलो हाँ या ना यार। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बच्चों हमने मान लिया यहाँ पर, बच्चों लिखेंगे इसको कि माना चौड़ाई x तथा लंबाई 2x + 1 है ना, मीटर बच्चों है, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद बच्चों हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो बच्चों लिखेंगे आयताकार बच्चों क्या है, भूखंड है, फील्ड है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो कहोगे सर लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, यानी कि सर लेंथ इनटू ब्रीथ होगा। बोलो हाँ या ना। हाँ या ना बच्चों, बिल्कुल सही। अब देखो बच्चों आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है,
तो कहोगे सर 528 दिया है बराबर लंबाई बच्चों कितना है 2x + 1 है और बच्चों चौड़ाई कितना है तो कहोगे आप सर x है। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो 528 बराबर यहाँ पे x का मल्टीप्लाई बच्चों 2x में करेंगे 2x² आएगा और बच्चों x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे प्लस x का आएगा। बोलो हाँ या ना। अब बच्चों इस 528 को LHS में उधर RHS में भेज देंगे, सबको एक तरफ करेंगे ना। ax² + bx + c बराबर 0 फॉर्मेट में। देखो बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारी ये है ax² + bx + c बराबर 0। इस फॉर्मेट में लाकर ही छोड़ेंगे आंसर को। इसको बच्चों सॉल्व नहीं करना है, केवल इक्वेशन बना के छोड़ देना है। बोलो हाँ या ना। इसको बच्चों उधर ले जाएंगे, क्या होगा 2x² + x और 528 इधर प्लस का है बच्चों, उधर जाएगा तो माइनस का 528 और बराबर बच्चों क्या होगा तो आप कहोगे 0 होगा। और यही आपका क्या है बच्चों आंसर है बच्चों, फाइनल आंसर। इसमें बच्चों हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ज्ञात नहीं करनी, केवल कह रहा है कि समीकरण बना दो बस, है ना, समीकरण बना दो। बोलो समझ में आया कि नहीं बच्चों। तो आइए बच्चों इसको आप अच्छे से पहले नोट करेंगे, है ना, आगे बढ़ेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो बच्चों सेकंड पार्ट यहां पे दिया गया है आपके सामने, कह रहा है बच्चों दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इसके लिए बच्चों क्या आपको इक्वेशन बना के छोड़ देना है कि नहीं, सॉल्व बच्चों नहीं करना है, इक्वेशन बनाना है। तो आइए कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से कोशिश करिए, उसके बाद मैच करिए हमारे सॉल्यूशन से। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे आप मानेंगे, माना बच्चों पहला धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक x + 1 है बच्चों। अगर क्रमागत की बात कही गई है तो एक को x मान लेते हैं और दूसरे को x + 1 मान लेते हैं यार। बोलो हाँ या ना। अब बच्चों इसने कहा प्रश्नानुसार, क्या कहा बच्चों, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार इसने कहा बच्चों इनका गुणनफल यानी कि x और x + 1 का बच्चों गुणनफल कितना 306 है। तो अब बच्चों क्या होगा, x का गुणा x में करेंगे तो x² प्लस बच्चों x का 1 में करेंगे तो x बराबर 306। अब बच्चों अगर हम 306 को LHS में लाएंगे तो x² + x - 306 बराबर 0। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना यार। बात समझ में आई कि नहीं। कुछ नहीं करना बच्चों, आपको दो पूर्णांक आपको सपोज करने हैं इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, लगातार पूर्णांक। एक हमने मान लिया बच्चों x, दूसरा मान लिया हमने x + 1। क्वेश्चन में कहा गया है दोनों का प्रोडक्ट 306 दिया गया है, तो हमने वही कर दिया, दोनों का प्रोडक्ट बराबर 306। वहां से हमने बच्चों एक इक्वेशन निकाल ली जो क्वाड्रेटिक में है। बच्चों इसको आप नोट करेंगे। इसके बाद बच्चों हम तेजी से थर्ड और फोर्थ पार्ट एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ना, आपको एक क्वेश्चन बना के दिखा दे रहे हैं, आप उसको आगे सॉल्व कर लेंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 3 बच्चों कह रहा है, आप सुनेंगे, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। बच्चों रोहन की जो मां है उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि मान लेते बच्चों रोहन की उम्र 100 वर्ष है। तो बच्चों थर्ड पार्ट में आप मानेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, 100 वर्ष है बच्चों। मान लिया हमने रोहन की प्रेजेंट एज बच्चों क्या है, 100 वर्ष है। उसके बाद उस तथा उसके मां की आयु
x प्लस 26 वर्ष है बच्चों। बोलो हाँ या ना गुरु, बात समझ में आई कि नहीं आई? मान लिया कि रोहन की वर्तमान उम्र x है और उसके मम्मी की x प्लस 26 है। अब बच्चों सवाल में कहा गया है, ध्यान देंगे आप, कह रहा है कि बच्चों ध्यान देंगे, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष के पश्चात 360 हो जाएगा। तो बच्चों अब से 3 वर्ष बाद क्या होगा? दोनों की उम्र बच्चों 3-3 साल बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? अगर मान लो आप अभी 10 साल के हो तो 3 साल बाद कितने के हो जाओगे? 10 प्लस 3 13 के हो जाओगे कि नहीं? बोलो बोलो यार, होगे कि नहीं होगे? अभी अगर आप 10 के हो तो 3 साल बाद 13 के हो जाओगे ना। तो वैसे ही अगर हम बात करें 3 वर्ष के बाद, कितने बाद? 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद क्या होगा बच्चों? रोहन की उम्र हो जाएगी, रोहन की उम्र बच्चों क्या होगी? x प्लस 3 होगी। और बच्चों माँ की उम्र क्या होगी? माँ की उम्र बच्चों होगी x प्लस 26 में प्लस 3 और ऐड करेंगे, है ना, क्योंकि x प्लस 26 पहले से ही है यार, 3 और बढ़ जाएगी तो x प्लस 29 हो जाएगी। बोलो हाँ या ना ढक्कनो, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो आगे, उसने कहा 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद अचानक मैं आ गया, है ना। 3 वर्ष के बाद बच्चों क्या हुआ कि इनका प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों? इनका गुणनफल 360 हो जाता है। यानी बच्चों लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या होगा बच्चों? x प्लस 3 यानी रोहन की उम्र हो गई और x प्लस 29 माँ की उम्र हो गई, इनका प्रोडक्ट बच्चों 360 है। इस इक्वेशन को बच्चों आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बच्चों एक द्विघात मिलेगा और आपका वही आंसर होगा। बोलो कर लोगे कि नहीं कर लोगे आप? बोलो यार कर लोगे ना? कर दें क्या गुड़ा? कहो तो कर दें। अच्छा कर लोगे? हाँ ठीक है आप कर लोगे। तो अब बच्चों हम बढ़ेंगे इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। उसके पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, इसको अच्छे से नोट्स करेंगे और इसको बच्चों सॉल्व भी करेंगे। आप करेंगे ना? बोलो यार करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना? आइए बच्चों देखते हैं पार्ट 4 इसका। बच्चों कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मान लो बच्चों ये है आपका घर और ये आपके घर से, देखो ये दरवाजा है बच्चों, इसमें खिड़की बना दी है ना आपके घर की। ये आपका घर है, यहाँ से आपका ये स्कूल मान लो है, यहाँ तक की जो दूरी है बच्चों 480 किलोमीटर है। इतना दूर विद्यालय कौन जाता है? बोलो बच्चों, है ना, समझाते हो, है ना। तो ये बच्चों क्या है, आपके घर से मान लो स्कूल की दूरी है 480 किलोमीटर। एक समान चाल से आप जाते हो ना। कह रहा कि एक ट्रेन है बच्चों, रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से जाती है। तो बच्चों मान लिए कि माना रेलगाड़ी की चाल कितना है बच्चों? x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर प्रति घंटा है बच्चों। तो अब बताओ, तो अगर बच्चों x की चाल से 480 किलोमीटर जाना हो तो बच्चों कितना समय लगेगा? तो आप कहोगे कि सर समय का सूत्र होता है। समय का सूत्र क्या होता है बच्चों? समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। बच्चों भी ये जा रहा है पहली बार तो t1 मान लेते हैं इसको। टाइम 1 बराबर क्या होगा? दूरी 480 है बटे स्पीड x है बच्चों। इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 मान लिया। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है यहाँ तक बताओ? आगे इसने कहा बच्चों यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यदि बच्चों चाल क्या होती? 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो बच्चों क्या लिखेंगे? यदि चाल x यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती
तो बच्चों नई चाल कितनी होती? तो नई चाल बच्चों होती हमारी घटी चाल x माइनस 8 होती। तो कह रहा है बच्चों तब समय कितना होता बच्चों? तो समय बराबर होता दूरी 480। बच्चों दूरी तो कम होती नहीं, केवल चाल x माइनस 8 हो जाती। तो अब देखो बच्चों t1 है 480 बटे x, t2 है 480 बटे x माइनस 8। अब बच्चों हो गया दूसरा इक्वेशन ये। अब ये सवाल में कहा है कि यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता। बच्चों क्या लेता? 3 घंटे अधिक लेता। अब हमें बताओ बच्चों कि इसमें कौन सा समय बड़ा होगा, t1 की t2? t1 की t2 बड़ा होगा, बोलो t1 बड़ा की t2 बड़ा, बोलो कौन बड़ा होगा? तो आप कहोगे सर t2 जो है बड़ा होगा। कैसे यार ये बताओ, x से यहां भाग दिए हो, यहां x माइनस 8 से भाग दिए हो। जब कम से भाग दोगे तो वैल्यू ज्यादा आती है, और जब ज्यादा से भाग दोगे तो वैल्यू कम आएगी। तो यहां आप कह सकते हो कि सर t2 जो है आपका बड़ा है t1 से, और तुम्हें दिया है कि t2 और t1 का जो अंतर है 3 घंटे के बराबर है ना। पहली बार और दूसरी बार अलग अलग स्पीड में जाने से ट्रेन को 3 घंटे ज्यादा लगे। यहां 3 घंटा कम लगा था, यहां 3 घंटे ज्यादा लगा है, बोलो हाँ या ना। यहां 3 घंटा कम लगा, यहां 3 घंटा ज्यादा लगा, तो इनके टाइम का अंतर 3 घंटे के बराबर है। तो अब बच्चों t1 t2 की वैल्यू यहां डालो और सॉल्व कर लो। तो 4 यहां देखेंगे आप कि t1 और t2 दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है? 3 घंटा है। तो बच्चों t2 की वैल्यू रखेंगे आप, क्या आएगा? 480 बटे x माइनस 8 माइनस में 480 अपॉन x बराबर 3। अब बच्चों आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसे आपको सॉल्व नहीं करना है, इक्वेशन बना के छोड़ देना है। थोड़ा सा हिंट कर देते हैं आपको, ऊपर से दोनों में 480 कॉमन लेंगे तो आएगा यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस 8, और यहाँ से 1 अपॉन एक्स और बराबर में 3। बच्चों यहाँ 3 से काटेंगे, 3 से 16 3 48 बच्चों 160 बार जाएगा। और इधर जो है x और x माइनस 8 बच्चों एलसीएम लेंगे आप, तो यहाँ आएगा आपका x, और बच्चों माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स प्लस का 8 हो जाएगा, बराबर बच्चों यहाँ पे आप 160 गुणे में है, RHS भेजोगे तो 160 भाग में आएगा, और यहाँ x से x बच्चों कट जाएगा, और आप देखेंगे कि यहाँ आ गया 8 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 1/160। अब बच्चों क्या करेंगे आप, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x स्क्वायर माइनस एक्स का 8 में 8x बराबर बच्चों 1/160। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x और बराबर में 16 8 144 बच्चों होता है, तो 1440 इधर लाएंगे बच्चों तो x स्क्वायर 16 8 बच्चों गलत हो गया ना, 16 8 होता है आपका, गलत कर दिए क्या यार। तो बच्चों क्या होगा, 8 0 में 0 गुणा कर लेते हैं ना, 128 यानी कि 1280 होगा बच्चों, ठीक है। 16 8 कितना 128, 0 बढ़ा देंगे 1280 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इसको इधर लाएंगे बच्चों तो माइनस में 1280 हो जाएगा, बराबर बच्चों क्या होगा 0। तो ये आपका बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। अब इस तरह से बच्चों आपका एक्सरसाइज 4.1 पूरी तरह से बच्चों समाप्त हो गया। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं आगे अपने एक्सरसाइज 4.2 की तरफ।